वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो देखिए, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सूर साम्राज्य और अकबर के बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सूर साम्राज्य का जो संस्थापक था वो कौन था? फरीद। ठीक है, जिसे उपाधि दी गई थी शेर खां की। ठीक है, उसने एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था राजस्थान के शासक राठौड़ वंश के किसके साथ में? मालदेव के साथ में। और मालदेव के जो दो सेनापति थे जैता और कोपा, ठीक है, उन्होंने भयंकर संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त की। इस युद्ध का नाम था जैतारण पाली का युद्ध। ठीक है ना, 1544 में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है, इसके बाद में हमने मुगल शासक अकबर के बारे में पढ़ा था, जिसका संरक्षक कौन था? बैराम खां था। और बैराम खां ने हेमू के साथ में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा, जिसमें बैराम खां की विजय हुई। ठीक है, अकबर के दरबार में नौरत्न रहते थे। ठीक है, और अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की थी। इससे आगे आज पढ़ेंगे हम जहांगीर के बारे में। अगला मुगल शासक कौन सा है? जहांगीर। देखिए, जहांगीर का जो शासनकाल है वो है 1605 से लेकर के 1627 तक। ठीक है, इस जहांगीर के शासनकाल को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, कंपटीशन क्वेश्चन में पूछ लेता है किस मुगल शासक के समय को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, इस जहांगीर का जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम सलीम था। इसका नाम सलीम क्यों रखा गया था? उसके पीछे कारण था क्योंकि जहांगीर का जन्म शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। ठीक है, जहांगीर ने 1599 में अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। लेकिन अकबर ने क्या किया? इस विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने 1602 में अबुल फजल को भेजा। अबुल फजल को भेजा, लेकिन इस अबुल फजल की हत्या जहांगीर द्वारा कर दी गई। ठीक है, तो अबुल फजल का वध किसने किया? जहांगीर ने किया था। ठीक है, 1605 में जहांगीर शासक बनता है। ठीक है, इसे 12,000 मनसब भी प्राप्त था। ये किसके कारण? सैन्य सेवाओं के कारण जहांगीर को 12,000 मनसब प्राप्त था। के बाद 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से
शादी कर ली। ठीक है, इस मेहरुन्निसा को जहांगीर ने नूरजहां या नूर महल की उपाधि प्रदान की। ठीक है, इसने जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी। ठीक है, इसके अलावा जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजदूत कैप्टन हॉकिंस और दूसरा सर टॉमस रो, ये दोनों भारत आए थे। ठीक है, प्रश्न में पूछ लेता है ब्रिटिश राजदूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो किस मुगल शासक के समय भारत आए थे, तो आंसर क्या होगा, जहांगीर के समय। ठीक है, अंत में 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अपने सिलेबस में जहांगीर के बारे में इतना ही दे रखा है। एक बार पुनः देखिए, जहांगीर का जो शासनकाल था वो था 1605 से 1627 ईस्वी तक। इसके शासनकाल को भारतीय चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम और इसका नाम सलीम शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। 1599 में जहांगीर ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, तो अकबर ने इस विद्रोह को दबाने के लिए 1602 में अबुल फजल को भेजा था, लेकिन जहांगीर ने क्या किया, इस अबुल फजल को मार दिया। ठीक है, 1605 में जहांगीर शासक बना और शासक कहां बनता है, आगरा के किले में। नसरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से। ठीक है, इसे 12 हजारी मनसब प्राप्त था। किसके कारण, सैन्य सेवाओं के कारण। 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा से शादी कर ली, जिसे जहांगीर ने नूरजहां या नूर महल की उपाधि प्रदान की थी। इस जहांगीर ने ही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी और जहांगीर के समय ही ब्रिटिश राजदूत कैप्टन हॉकिंस और सर टॉमस रो भारत आए थे। अंत में 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे पढ़ेंगे अब शाहजहां। ठीक है, अगला शासक है शाहजहां। इसका जो शासनकाल था वो था 1627 से लेकर के 1658 तक। देखिए, शाहजहां के काल को भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। ठीक है, 1612 में
शाहजहां की शादी अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, जिसे यह मुमताज महल की उपाधि प्रदान करता है। यह जो अर्जुमंद बानो बेगम होती है, यह आसफ खां की पुत्री होती है। ठीक है। इसके बाद 1628 में शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक होता है। और 1652 में शाहजहां अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त करता है। लेकिन कुछ समय बाद 1657 में औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर देता है। ठीक है। और शाहजहां के चारों पुत्रों में, यानी कि शाहजहां के 4 पुत्र कौन थे? शाहजहां के 4 पुत्र दारा, सूजा, मुराद व औरंगजेब। इनके मध्य में उत्तराधिकार को लेकर के युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। इसी बीच 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और चारों पुत्रों में उत्तराधिकार प्रारंभ होता है। तो 1658 में एक युद्ध होता है, धर्मत का युद्ध होता है। और यह युद्ध होता है शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। ठीक है। इस युद्ध में जो जीत होती है वो औरंगजेब की होती है और स्वयं शासक बन जाता है। ठीक है। तो यह रहा अपना शाहजहां। एक बार पुनः देखिए शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो शासन काल था वो 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक था। इसके शासन काल को भारतीय स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। 1612 में शाहजहां का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से होता है, जिसे यह मुमताज महल की उपाधि प्रदान करता है। ठीक है। 1628 में शाहजहां का आगरा में राज्याभिषेक होता है और 1652 में शाहजहां अपने पुत्र औरंगजेब को दक्कन का वायसराय नियुक्त करता है। ठीक है। इसके बाद में 1657 में औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां, इसको आगरा के किले में कैद कर देता है। शाहजहां के 4 पुत्र थे। उसी समय चारों पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध होने लगता है और इसी समय 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। और 1658 में एक प्रसिद्ध युद्ध धर्मत का युद्ध होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य में। ठीक है। जिसमें औरंगजेब की जीत होती है। इसके अलावा शाहजहां द्वारा अपनी बेगम
मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछ ले कि आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो शाहजहां ने। किसकी स्मृति में? मुमताज की याद में। ठीक है ना, ये रहा अपना शाहजहां। इसके बाद आप पढ़ेंगे औरंगजेब। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। देखिए, अगला मुगल शासक है शाहजहां के बाद में औरंगजेब। और इस औरंगजेब का जो शासन काल है वो है 1658 से लेकर के 1707 तक। देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि औरंगजेब को शाहजहां ने दक्कन का वायसराय नियुक्त किया, यानी दक्षिण भारत में भेज दिया था। ठीक है, जब औरंगजेब दक्षिण भारत में था तो दक्षिण भारत में मराठा जो शक्ति थी छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में वो बहुत विस्तारित थी। ठीक है, तो औरंगजेब ने क्या किया, मराठा साम्राज्य की शक्ति को कम करने के लिए और उन्हें अपने अधीन करने के लिए राजा जयसिंह को दक्षिण भारत का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, यह राजा जयसिंह औरंगजेब के कहने पर शिवाजी को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन यह विफल रहा और शिवाजी तथा जयसिंह के मध्य में संधि हो जाती है। इस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। और यह संधि हुई थी जून 1665 में। देखिए, संधि के बारे में पूछ लेता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो जून 1665 में। और किस किस के मध्य हुई थी? शिवाजी और जयसिंह के मध्य में। ठीक है, इस पुरंदर की संधि की कुछ शर्तें थी। शर्तों में क्या था कि शिवाजी के जो 35 दुर्ग थे उनमें से, यानी 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को देगा। ठीक है, तो शिवाजी अपने पास केवल कितने दुर्ग रखेगा? 12 दुर्ग rखेगा और अपने बड़े पुत्र संभाजी की नियुक्ति मुगल दरबार में करेगा। ठीक है, इसके बाद में 1666 में शिवाजी औरंगजेब के कहने पर मुगल दरबार में उपस्थित होता है। मुगल दरबार में उपस्थित होता है, लेकिन क्या होता है कि औरंगजेब शिवाजी के साथ आदर पूर्वक व्यवहार नहीं करता है, और शिवाजी को बंदी बना लेता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद यही शिवाजी अपनी चतुराई और सैनिकों की योजना से औरंगजेब की कैद से निकल करके महाराष्ट्र चला जाता है। उसके बाद औरंगजेब स्वयं दक्षिण भारत जाता है
और वहां बीजापुर तथा गोलकुंडा पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, इसके बाद में औरंगजेब 1669 में मंदिरों को नष्ट करने का आदेश देता है। ठीक है, और 1679 में पुनः जजिया कर प्रारंभ कर देता है। देखिए, तुगलक वंश में फिरोज तुगलक ने जजिया कर लगाया था, लेकिन 1564 में अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति कर दी जाती है और पुनः 1679 में औरंगजेब इस जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा अकबर के काल से चली आ रही झरोखा दर्शन प्रथा व संगीत पर भी यह औरंगजेब रोक लगा देता है। ठीक है, इसके बाद में यह औरंगजेब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड देता है और अंत में 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में शासक बनता है बहादुर शाह और बहादुर शाह के बाद में मुगल साम्राज्य में जो शासक बनते हैं वो अयोग्य होते हैं। इस कारण धीरे धीरे से मुगल काल का पतन प्रारंभ हो जाता है। तो अपने सिलेबस में यहाँ पर मुगल साम्राज्य खत्म हो जाता है। एक बार औरंगजेब के बारे में पुनः देखें। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। ठीक है, औरंगजेब राजा जयसिंह को दक्षिण भारत का गवर्नर नियुक्त करता है। जब राजा जयसिंह दक्षिण भारत में रहता है तो शिवाजी को अधीन करने की सोचता है। ठीक है, तो शिवाजी और जयसिंह के बीच में संधि होती है, जिस संधि का नाम है पुरंदर की संधि, जो होती है जून 1665 में। इस संधि में शर्त ये थी कि शिवाजी के अधीन जो 35 दुर्ग हैं, उन दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंपेगा और अपने बड़े पुत्र संभाजी की नियुक्ति मुगल दरबार में करेगा। इसके बाद संधि हो जाने के बाद 1666 में शिवाजी औरंगजेब के कहने पर मुगल दरबार में उपस्थित होता है, लेकिन उसके साथ वहां राजाओं जैसा व्यवहार नहीं किया जाता है और उसे बंदी बना लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा शिवाजी को। ठीक है, लेकिन अपने चतुराई और सैनिकों की योजना से वह बंदी गृह से निकल करके और महाराष्ट्र पहुंच जाता है और औरंगजेब इसके बाद में स्वयं दक्षिण भारत जाता है और बीजापुर तथा गोलकुंडा पर अपना अधिकार कर लेता है। 1669 में औरंगजेब ने मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया और 1679 में पुनः जजिया कर को प्रारंभ कर दिया था। इस औरंगजेब ने अकबर के काल से चली आ रही झरोखा दर्शन प्रथा और संगीत पर भी रोक लगा दी थी। औरंगजेब ने ही सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया और 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे मुगल कालीन प्रशासन। ठीक है, थोड़ा सा है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए यहाँ तक। अगला है मुगल कालीन प्रशासन। देखिए, मुगल कालीन प्रशासन में बादशाह सर्वे सर्वा होता था। ठीक है, इसके बाद वकील,
ए मुतलक, जिसे कहा जाता था वजीर। यह बादशाह के बाद दूसरा बड़ा अधिकारी होता था। ठीक है। इसके अलावा प्रधान सत्र मीरे समा वित्त विभाग का मुखिया होता था। ठीक है। और मुगल कालीन जो प्रशासन था, प्रांतीय प्रशासन सूबों में विभक्त था। जो अकबर के समय 15 सूबे थे और औरंगजेब के समय 21 सूबे थे। ठीक है। सेना जो थी मुगल काल में वो मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। ठीक है। और यह मनसबदारी प्रथा सवार व जात में विभक्त थे। ये था मुगल कालीन प्रशासन। ठीक है। मुगल कालीन प्रशासन में सर्वे सर्वा कौन होता था? स्वयं बादशाह होता था। बादशाह के बाद में जो दूसरा बड़ा अधिकारी होता था वकील मुतलक यानी कि वजीर होता था। और प्रधान सत्र मीरे समा वित्त विभाग का अधिकारी होता था। प्रांतीय प्रशासन जो था मुगल काल में वो सूबों में विभक्त था और सूबों की संख्या अकबर के समय 15 थी और औरंगजेब के समय 21 सूबों में पूरा प्रांतीय प्रशासन विभाजित था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी और यह मनसबदारी प्रथा सवार व जात में विभक्त थी। ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए। आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। ठीक है। आगे पढ़ाएंगे राजस्थान के प्रसिद्ध राजाओं के बारे में। ठीक है। अगली क्लास में मैं समझता हूँ यहाँ तक जो पढ़ाया यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित जो भी नोट्स हैं वो पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।